तलाक लफ्ज़ औरत के लिए किसी फांसी से कम नहीं है। एक बार रूह तक काँप जाती है। कहते हैं कि जब किसी औरत को तलाक होती है तो सातों आसमान काँप जाते हैं। लेकिन आजकल लोगों ने शादी और तलाक को जैसे मजाक बना लिया है। हमारे समाज में तलाक आम है। पहले लोग घर बसाने पर जोर देते थे, अब हल्की सी बात पर तलाक लेने देने पर आ जाते हैं। मेरा नाम खुशबू है, मेरी उम्र 31 साल है। मैंने जिस जगह परवरिश पाई वहाँ शादी के रिश्ते को इज्जत दी जाती थी। हम एक गरीब से इलाके में रहते थे जहाँ हर रिश्ते की कदर थी और सबसे ज़्यादा शादी की अहमियत का सबको अंदाज़ा था। यहाँ बस एक ही बुराई थी कि यहाँ बड़े बड़े ख्वाब देखने वालों को बेवकूफ़ समझा जाता था। मेरी अम्मा घरों में काम करती थीं और अब्बा को अमीर लोगों का किचन का सामान लाने के लिए रखा गया था। मुझे बचपन से आर्मी में जाने का शौक़ था, लेकिन अम्मा अब्बा की तनख्वाह कम होने से कभी मुझे आगे की सोचने की हिम्मत ही नहीं दी। अम्मा अब्बा को इतनी मेहनत करते देख, घर में भूख को देख मैंने अपने तमाम ख्वाब अपने दिल में ही छुपा लिए थे। इस सोच को लेकर कि मैं एक आम सी लड़की इतने बड़े ख्वाब देखने का कोई हक नहीं रखती। अम्मा अब्बा ने मुझे पढ़ाई से नहीं रोका था, लेकिन मुझे उनके हालात देखकर खुद भी ख्याल आता था। मैं अक्सर अकेली बैठी सोचों में रहती थी कि काश मैं भी इस मुल्क के लिए कुछ कर सकती। मेरे अब्बा ने मुझे बहुत मेहनत से इंटर करवाया। अम्मा बाहर का काम भी करती और घर का भी, लेकिन एक दिन सातों आसमान हम पर टूट पड़े जब अम्मा का पूरा जिस्म जल गया। अम्मा अपने मालिक के घर काम कर रही थीं, जहां गैस का पाइप खुला था। अम्मा ने जैसे ही माचिस की तीली जलाई, तभी पूरे किचन में आग लग गई, जिसमें अम्मा झुलस गईं। अम्मा के जले वजूद ने मेरे ख्वाबों पर ताला लगा दिया था। अब तो मैं इतने ऊंचे ख्वाब देखने का कभी कोई हक नहीं रखती थी। लोगों ने बोला कि मालिक की रिपोर्ट करो। मुझे भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर ये सोचकर खामोश हो गई कि पहले ही अम्मा के इलाज पर इतना खर्चा हो रहा है, ऊपर से केस की फीसें कैसे दी जाती। अब तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि अम्मा की दवाई ले आएं। अब्बा भी बहुत परेशान रहते थे। बहुत भाग दौड़ के बाद भी अब्बा घर पूरे तरीके से नहीं चला पा रहे थे। मैं घर के तमाम हालत से वाकिफ़ थी। अब घर पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकती थी। मैं अब्बा का हाथ बटाना चाहती थी, तभी अम्मा से इजाज़त ली और काम के सिलसिले में घर से बाहर कदम रख दिया। अम्मा अब्बा को इस बात का बहुत दुख था कि अब मुझे लोगों के घर काम करने पड़ेंगे। मैं अम्मा की पुरानी मालकिन के यहाँ गई, मगर वहाँ तो अम्मा की जगह पर दूसरी मुलाजिमा आ गई थी। मुझे बहुत दुख हुआ। फिर अम्मा की मालकिन ने बताया कि मैं किसी को जानती हूँ, उसके घर आसानी से काम मिल सकता है। मेरी तो खुशी का ठिकाना ना रहा। मेरी खुशी मेरे चेहरे से ही झलक रही थी। मेरी अम्मा ने मुझे एक ही बात सिखाई थी कि जो भी काम करो अपने इदारे से नहीं, अपने काम से मुखलिस रहो। मैंने भी ठान ली कि मैं अपने काम से मुखलिस रहूँगी, जैसे मेरे अम्मा और अब्बा थे, जिन्होंने अपने वजूद अपनी रूह तक की परवाह नहीं की थी। इतने बड़े हादसे के बाद भी वो पुरसुकून और मुतमईन थे। वजह सिर्फ अपने काम से मुखलिसी थी। मैं अम्मा की मालकिन के साथ महल नुमा घर में गई, लेकिन अफसोस घर का मालिक घर पर मौजूद नहीं था और घर की मालकिन अपने घर से ऐसे अनजान थी जैसा उसका इस घर में पहला दिन हो। मुझे हैरानी तो बहुत हुई। महल काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था। शायद मालिक की पसंद बहुत खूबसूरत थी। ये महल नुमा घर खुद चीख चीख कर बता रहा था। अम्मा की मालकिन ने बोला कि मैं कल दोबारा आऊँ तो फिर वो मुझे दोबारा उस आदमी के घर ले जाएंगी। मैं वापस घर लौट कर आई तो मेरी जान पर आ गई जब अम्मा को देखा। अम्मा आधी ज़मीन पर आधी चारपाई पर थी। शायद उठने की कोशिश में वो ज़मीन पर गिर गई थी। मैंने अम्मा को उठाया और अम्मा को सीधे तरीके से चारपाई पर लिटाया। गर्मी की शिद्दत की वजह से अम्मा को पूरे जिस्म पर जलन होती थी जो काबिले बर्दाश्त नहीं थी। अम्मा अक्सर रोया करती थीं और अक्सर तो अम्मा खुद को छीलने पर आ जाती थीं। ज़िंदगी जैसे एकदम सहम सी गई थी। अम्मा को अक्सर हौसला देती, मैं खुद हिम्मत हार जाया करती थी। खुद भी अभी बच्ची थी, इतनी उम्र नहीं थी कि सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करती रहती। अगले रोज़ मैं अपने सामने वाली पड़ोसन को कुछ वक्त के लिए अम्मा के पास बिठा कर आई, ताकि अम्मा को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो दे दे। मैं अम्मा की मालकिन के घर आई तो मालकिन जैसे जाने के लिए तैयार ही खड़ी थी, तभी चादर ओढ़कर मेरे साथ चल पड़ी। हम जैसे ही घर में दाखिल हुए, एक लड़की मुलाजिमा पर जुल्म कर रही थी, जिसको रोकना बहुत ज़रूरी था। पहले तो मुझे बहुत खौफ आया कि मैं यहाँ काम कैसे करूँगी, लेकिन अम्मा की हालत देखकर खुद का दिल बड़ा किया और अम्मा की मालकिन के साथ घर के अंदर दाखिल हो गए। उस लड़की ने मुड़कर देखा तो वो कल वाली लड़की नहीं थी, ये कोई और ही थी।
जो मुसलसल मुलाजिमा को मारे जा रही थी। मेरी अम्मा की मालकिन ने बोला कि उन्हें घर के मालिक से मिलना है, जिस पर वो नई औरत एकदम बौखला गई और हड़बड़ाकर जल्दी से मुलाजिमा को वहाँ से भेज दिया। उस लड़की ने मेरी अम्मा की मालकिन से पूछा कि वो उनके शौहर से क्यों मिलना चाहती हैं। शौहर लफ्ज़ सुनकर मुझे तो हैरानगी का झटका लगा। पहले मुझे लगा कि शायद मालिक की 2 बीवियाँ हैं, लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो वाली बीवी भी कुछ नहीं जानती थी। हमें फिर से अगले दिन का वक्त मिल गया। मुझे अब गुस्सा आने लगा था, क्योंकि आज भी मालिक घर पर मौजूद नहीं था। अब तो मेरा दिल भी मर गया था, लेकिन घर पहुंचते ही जैसे ही अम्मा की हालत देखी, खुद को फिर से मजबूत किया और अगले दिन फिर अम्मा की मालकिन ने मुझे महल के मालिक से मिलवाया। वो इतनी उम्र का नहीं था, लेकिन वो काफ़ी सोबर लग रहा था। लेकिन उस मालदार मालिक के बारे में आसपास के लोग काफ़ी अजीब बातें करते थे कि वो ठीक इंसान नहीं है। उसके घर एक औरत की इज्जत महफूज नहीं है। मुझे भी खौफ आया था, लेकिन मुझे इस नौकरी की सख्त ज़रूरत थी और उस वक्त इस महल का मालिक ही मेरी मदद कर सकता था। लेकिन मेरी तरफ बहुत गौर से देखा मालिक ने मेरी तरफ बहुत गौर से देखा। उसके देखने से मुझे कोफ्त महसूस हुई, लेकिन नज़रअंदाज करना मेरी मजबूरी थी। मैंने अपने मालिक को नज़रअंदाज किया, जिस पर वो ज़ोर से हंस पड़े और मुझे नौकरी पर रख लिया। मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि मेरी तनख्वाह 50,000 से भी ज़्यादा थी। मेरी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने अम्मा को बताया। अम्मा बहुत खुश हुई। अब्बा दोपहर तक घर आ जाया करते थे। एक बात जो हैरान करने वाली थी, इतने दिनों में मैंने मालिक की कोई भी बीवी नहीं देखी थी। ये सोचकर कि मैके गई होंगी, नज़रअंदाज कर दिया। मेरे घर का खर्चा बहुत अच्छे से चल रहा था और अम्मा का इलाज भी बहुत अच्छे से हो रहा था। मैं रोज़ मालिक के घर का काम करती और जिसके बदले मुझे रोज़ का अच्छा खाना दिया जाता और महीने में 3-3 नए सूट भी दिए जाते। मैं मालदार आदमी के घर मुलाजमा थी। एक रोज़ मेरे मालिक ने मुझे बहुत खूबसूरत सूट दिए। मैं अम्मा को दिखाने को जल्दी से शाम के वक्त घर आई। दरवाज़ा खोलते ही मेरी नज़र सामने अम्मा पर गई, जो सो रही थी। मैंने अम्मा को उठाया। अम्मा नहीं उठी। मैंने जल्दी से अपने साथ वाली पड़ोसन को बुलाया और हम दोनों ने मिलकर अम्मा को अस्पताल लेकर गए। फ़ोन करके अब्बा को जल्दी से बुलाया। आधे घंटे के बाद डॉक्टर ने जो हमें बताया, मुझे लगा मैं गिर जाऊंगी। पूरा जिस्म हिल गया जब डॉक्टर ने बताया कि अब अम्मा इस दुनिया में नहीं रही। वो दिन किसी क़यामत से कम नहीं था। एक लड़की के लिए माँ का साथ बहुत ज़रूरी होता है, जो कि अब मेरे साथ नहीं रहा था। मेरी माँ मेरे लिए घनी धूप में छाँव थी। अब महसूस होने लगा था कि जैसे मुझे किसी ने तपती रेत पर खड़ा कर दिया है। अम्मा की मौत के बाद अब अब्बा मेरे अकेले रहने पर बहुत परेशान थे। कुछ मेरी खामोशी उनको हर वक्त खटकती रहती थी, जिस वजह से वो मेरे लिए एक महफूज जगह ढूंढ रहे थे। ऐसा नहीं था कि हमारा इलाका बुरा था, लेकिन अब्बा को तसल्ली नहीं थी कि मैं अकेली रहूं। अब्बा ने एक रोज़ मुझसे बात की कि मैं अपने मालिक के घर ही रह लिया करूं। महीने बाद अब्बा मुझसे मिलने आ जाया करेंगे। मैं भी थक चुकी थी। अम्मा की याद हर पल सताती रहती थी। तभी अब्बा के कहने पर मैंने अपने मालिक से बात करने का सोचा। अगली सुबह मैं जब अपने काम पर गई तो मालिक घर पर ही थे। मैंने अपने मालिक को सब बताया और उनसे कहा कि वो मुझे अपने घर पर रख लें, चाहे कोई स्टोर रूम ही दे दें, लेकिन मुझे यहाँ रख लें। जिस पर मेरे मालिक ने कुछ देर सोचने के बाद मुझे रख लिया। सर्वेंट क्वार्टर में से एक क्वार्टर मुझे दे दिया। मैं उसकी मेहरबानी पर हैरान थी। मैंने उसी दिन अपना ज़रूरी सामान उठाया और मालिक के घर चली गई। लेकिन अगली सुबह मेरे लिए बहुत अजीब थी। एक नई लड़की अब वहाँ मालकिन के रूप में थी, लेकिन 2 घंटे बाद ही वो घर से रवाना हो गई और फिर कभी नज़र नहीं आई। कुछ दिन ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। हर रोज़ नई लड़की मालिक की बीवी के रूप में होती। कुछ पुराने नौकरों ने बताया कि मालिक हर रोज़ एक नई लड़की से शादी करता है और पहली रात को ही उनको तलाक दे देता है। एक दिन उनकी एक बीवी आई। रात में एक और औरत मालिक की बीवी बनकर आई थी। पहली बीवी ने जैसे ही दूसरी औरत को देखा तो बवाल मचा दिया। सब मुलाजिम एक दूसरे के कानों में बात कर रहे थे। पहली बीवी बोली, ये एक रात की दुल्हन बनकर कभी भी मेरी जगह नहीं ले सकती। मालिक की दूसरी बीवी का रंग उड़ गया और वह इधर उधर हैरानगी से देखने लगी। मालिक ने ना जाने उस औरत को इशारों में क्या कहा कि वो जल्दी से चादर ओढ़कर घर से चली गई। उसके जाते ही मालिक की वो बीवी भी चली गई। लेकिन ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। अब भी हर रोज़ रात के वक्त नई लड़की आती और अगले रोज़ सुबह सवेरे घर से चली जाती। अब मैं देखना चाहती थी कि ये सब क्या हो रहा है, क्या राज है जो सुलझने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन जब मालिक नई बीवी लेकर आए तो मैंने उनके खाने में नींद की दवा मिला दी। नींद की दवा वाला खाना दुल्हन के आगे रखा और मालिक के आगे दूसरा खाना रख दिया। मालिक के हुक्म पर मैं किचन में वापस चली गई।
लेकिन मुझे बेचैनी लगी रही कि अब क्या होगा। मगर दुल्हन ने खाना खा लिया और कमरे में जाते ही सो गई। मालिक बाहर चले गए। मैंने दूसरे नौकर की मदद से दुल्हन को दूसरे कमरे में पहुंचा दिया। खुद दुल्हन का दुपट्टा ओढ़कर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मालिक आए। उन्होंने मुझे घूंघट उठाने का नहीं बोला और साथ ही साथ कुछ पैसे मेरे आगे निकाल कर रख दिए और मेरे सर पर हाथ रख दिया। मेरा वजूद अभी भी कांप रहा था। मुझे समझ नहीं आई कि ये पैसे किस लिए दिए गए हैं, लेकिन हैरत तो तब हुई जब मालिक ने बोला, आज के बाद तुम पर कोई बुरी नज़र नहीं रखेगा और ना तुम्हें कोई कुछ कहेगा, और फिक्र नहीं करो, सुबह तुम तलाक का बहाना बनाकर यहाँ से जा सकती हो। जैसे ये शादी एक ढोंग है, वहाँ परेशान नहीं होना। तुम जैसी मेरी और बहुत सी बहन बेटियाँ इस एनजीओ में रह रही हैं, जिनके साथ तुम्हारी तरह के अलग अलग तरीक़ों से जुल्म किया गया है। कोई ससुराल से निकाली गई थी तो किसी को उसके शौहर ने मार पीट कर पागल कर दिया। मैं डायरेक्ट एनजीओ में लड़कियों को नहीं भेजता, क्योंकि ये खुफिया काम है। जो मेरा एक ख्वाब था, जो मैंने पूरा कर लिया। इसको खुफिया इसलिए रखा है ताकि कोई भी किसी भी लड़की को नुकसान ना पहुंचा सके। तुम्हारी तरह बहुत सी लड़कियां इस समाज में पलने वाले जानवरों की जाति का शिकार रह चुकी हैं। मैं चाहता हूं हर लड़की की तरह तुम भी महफूज रहो, मेरी बहन। मालिक की बात सुनकर मुझे अपनी गलत सोच पर डूब मरने का दिल किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने गलत तरीके से करने वाले काम के पीछे इतनी अच्छी नीयत होगी। मेरी रोते रोते हिचकी बन चुकी थी। मालिक बार बार मुझे खामोश होने का कह रहा था, मुझे दिलासा दे रहा था, लेकिन मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मालिक की बात सुनकर एक बार मुझे फिर से ईमान जिंदा हो गया। अपने मुल्क से और उसके लोगों से हमदर्दी बेदार हो गई थी। हम आम से लोग सोचते हैं कि इस मुल्क में को बस फ़ौजियों की ज़रूरत है और इस मुल्क के लिए अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो बस फ़ौजी है। लेकिन हमारी ये सोच हमें ख़ुद बदलनी होगी। हम अपने इलाके के, अपने आसपास के लोगों की मदद करके भी इस मुल्क में उतनी ही अहमियत रखते हैं जितनी एक फ़ौजी रखता है। हम कुछ बड़ा करने की चाह में छोटी छोटी नेकियों को भूल जाते हैं। जब मेरा रोना बंद ना हुआ तो मालिक ने मेरा घूंघट उठा दिया और दुल्हन की जगह मुझे देखकर जैसे मालिक को 200 वाट का झटका लगा था। मालिक ने मुझे हैरानगी से सवालिया नज़रों से देखा तो मैंने अपनी हिचकियों पर काबू पाते मालिक को सब बता दिया। मैं परेशान थी कि पता नहीं आप रोज़ शादी क्यों करते हैं, जिसके बिना पर मुझे ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन उनकी सोच देखकर अब मुझे खुद से शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मालिक ने संजीदगी से उस लड़की के बारे में मुझसे पूछा जिसको मैं दूसरे कमरे में छोड़ कर आई थी। मैंने मालिक को बता दिया कि उसके खाने में मैंने नींद की गोलियां मिलाकर उसे कुछ देर के लिए दूसरे कमरे में लिटा दिया है। मेरे मालिक को मुझ पर बहुत गुस्सा आया, जिस पर उन्होंने काफ़ी बातें भी सुनाई जो मैंने खामोशी से सुनी, क्योंकि उस वक्त गलती पर थी और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो एक तो गलती करें और फिर उस पर डटा रहे। मैंने मालिक से दिल से माफ़ी मांगी और शर्मिंदगी से उनके कमरे से निकल आई। कुछ देर बाद जब लड़की को होश आया तो मालिक उसे खुद जाकर एनजीओ में छोड़ आए। अब मेरा दिल बहुत डर रहा था। मैंने मालिक को पहले कभी गुस्से में नहीं देखा था, लेकिन उस वक्त मालिक का गुस्सा बहुत ज़्यादा था। मुझे अपनी नौकरी खो देने का भी डर था। रात के पहर जब मालिक घर आए तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैंने उनको पिस्तौल पकड़े देखा। मेरा वजूद ज़लज़लों की जद में था। मालिक ने मुझे अंदर आने का बोला तो मैं कांपते हुए कमरे में दाखिल हुई। अभी मैं कमरे के दरमियान में खड़ी थी, मेरी रूह फना हो गई। जब मालिक ने पिस्तौल का रुख मेरी तरफ किया, मेरी आंखें फटकर बाहर आने को थीं। फिर एकदम मालिक ने पिस्तौल मेरी तरफ उछाली तो मुश्किल से मैंने संभाली और सवालिया नज़रों से मालिक की तरफ देखने लगी। लेकिन उनके मेरे अगले कदम पर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जब उन्होंने कहा पिस्तौल चलाओ, मैं सुन्न रह गई। उन्होंने तेज़ आवाज़ में बोला, मैंने चला दी। सांस तो तब आया जब पिस्तौल खाली थी। मालिक मेरे चेहरे की उड़ी हवाइयाँ देखकर मुस्कुराने लगे। मैंने अजीब नज़रों से उनकी तरफ देखा। मेरे देखने पर जो उन्होंने मुझे कहा, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। हमें एक बहादुर निडर औरत की ज़रूरत थी। तुम में तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। मैंने आंखें फाड़े मालिक की तरफ देखा। कहाँ मैं एक मुलाजमा थी और कहाँ मालिक मुझे इस मुल्क के लिए अपने साथ मिला रहे थे, अपनी टीम का एक हिस्सा बना रहे थे। उस रोज़ मुझे बदलती किस्मतों पर यकीन सा हो गया था कि लोगों की किस्मतें सदाबहार एक जैसी नहीं रहती। दिल में जज्बा और दिमाग में कुछ कर जाने की ताकत हो तो ऊपर वाला भी तमाम रास्ते बना देता है, और बेशक वो हर काम के लिए उसी को चुनता है जो उस काम के लिए काबिल हो। आज मैं एक बड़े पैमाने पर एनजीओ चला रही हूँ। मालिक की एक ही बीवी थी जो उनकी बहुत लाडली थी। यह बात उन्होंने अपनी बीवी से भी छुपा कर रखी थी, जिस पर वो हमेशा मालिक से नाराज़ ही रहती थी। मैंने मालिक से कहा, आप एक अच्छे काम के चक्कर में अपना घर बर्बाद ना करें, मालिकिन को सब बता दें।
मालिक ने अपनी बीवी को सब बता दिया। अब वो दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी भी 3 महीने की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। मालिक ने मेरी शादी उसी ट्रेनिंग के दौरान हिस्सा लेने वाले लड़के से करा दी। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा शौहर मुझे प्यार देने के साथ साथ मेरे जज्बात की भी इज़्ज़त करता है। मुझे आज भी यकीन नहीं आता कि ख्वाहिशें ऐसी भी पूरी होती हैं। अम्मा के जलने के बाद मेरे तमाम ख्वाब भी जल चुके थे, लेकिन अल्लाह के बाद मालिक ने मेरे तमाम ख्वाब दोबारा पूरे करने की ख्वाहिश मेरे दिल में जगा दी। और नीयत साफ़ हो तो अल्लाह भी हाथ पकड़ लेता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ 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 मेरी स्टोरी को लाइक करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।